Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 13 June 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल है, I'm sure everybody knows this by now. This is with regard to a very unfortunate incident that occurred yesterday. कल जो दुर्घटना घटी है in Ahmedabad, where a plane crashed in a hostel, in a MBBS के hostel, boys hostel पे. So there were 242 people in the plane, right, which included even 2 pilots and 10 cabin crew members. Total passengers 230 थे. And यहाँ पे हम देखते हैं कि in these 242, only one of them survived. So the flight that we see was Boeing 787 aircraft, Boeing 787 Dreamliner इसका नाम है. एंड बहुत ये चली है. इट हैज़ 41,000 hours of journey. It has had 8,000 landings and takeoff it has had. So we see that it was a used flight. पहली बार ये यूज हुआ था 2013 में. Now coming to understand what is the reason for the landing, the crashing, कि हम देखते हैं कि कुछ चंद सेकंड या मिनट, लाइक अराउंड 40 सेकंड्स ये हवा में थी और ये नीचे डाइव हुई. ओके, यहाँ पे जो एक हॉस्टल है, बीजे मेडिकल हॉस्टल, राइट, इनके कैंपस में ये गिरा. वहाँ पे भी हम देखते हैं अभी तक द डेटा योर इज गिवन अस 5 MBBS स्टूडेंट्स ऑल्सो डाइड, बट ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है, बहुत लोग मिसिंग है. सो दिस इज अगेन स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन. फर्दर हम देखते हैं द रीजन, व्हाट इज इट, क्यों ये क्रैश हुआ, ये अभी तक पता नहीं चला है. वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस, राइट. सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है, व्हाट इज द वे दैट वी इन्वेस्टिगेट, क्योंकि पहले भी ऐसे क्रैशेस हुए हैं, राइट. सो हाउ आर वी फाउंड आउट अबाउट इट, उसके लिए वी सी समथिंग कॉल्ड एज द ब्लैक बॉक्स. अब ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड. ब्लैक बॉक्स जो है, ये फ्लाइट के अंदर एक रिकॉर्डर होता है. ओके, इट्स अ फ्लाइट रिकॉर्डर दैट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट मेनली एयर क्रैशेस. ये पहली बार आया था 1950s में एंड इट वाज डेवलप्ड बाय हुम, डॉक्टर डेविड रोनाल्ड डेवे वॉरेन. ठीक है, तो ये एक पॉकेट साइज रिकॉर्डर था, स्मॉल रिकॉर्डर, एंड दिस बिकेम कंपल्सरी इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज यहाँ पे 2 क्रैशेस हुए थे 1963 में. So that is when it was made. And if you see, पहले के जो रिकॉर्डर थे, it has been evolving. पहले एक मेटल स्ट्राइप था, फिर था मैग्नेटिक ड्राइव्स, और अभी एक सॉलिड स्टेट चिप यूज किया जाता है टू रिकॉर्ड दिस. ये टेल सेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट यानी कि एंड में होता है. व्हाई डू वी हैव इट इन द एंड, बिकॉज जब भी क्रैश होता है द फ्रंट पार्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, राइट. टेल सेक्शन जो होता है दैट इज द लास्ट वन टू गेट डिस्ट्रॉयड, राइट, एंड देयर आर लेस चांसेस फॉर इट टू हैव एन इम्पैक्ट. जब क्रैश होता है टेल सेक्शन जो है हमेशा इज लेस लाइकली टू बी इम्पैक्टेड. सो दैट इज व्हाई इट इज एट द एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट. नाउ रिमेंबर, इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है. इनफैक्ट ये ब्लैक होता भी नहीं है, राइट. देन व्हाई आर वी कॉलिंग इट ब्लैक, बिकॉज अर्लियर इट वाज इन ब्लैक कलर. एक फोटोग्राफिक फिल्म, अर्लियर रिकॉर्डर्स ब्लैक होते थे, बट अभी भी इसका नेम चेंज नहीं किया गया है बिकॉज वी सी इट्स सम सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री जो हमको पता चलती है, राइट, विद रिगार्ड टू दीज ब्लैक बॉक्सेस. ये हमको पता चलता है कि व्हाट मस्ट हैव हैपेंड. ओके, सो इसीलिए इसको एक मिस्ट्री करके एक ब्लैक बॉक्स ही बताया है. बट अभी इसका कलर क्या है, अभी इसका कलर है ए ब्राइट ऑरेंज. सो व्हाई इज इट ब्राइट ऑरेंज इन कलर, ताकि जब भी क्रैश हो, वी नो दैट व्हेन देयर इज अ एक्सप्लोजन दैट हैपेंस, सब कुछ काला काला होता है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्च फॉर अ ब्लैक बॉक्स. इसीलिए इसका कलर अ ब्राइट ऑरेंज होता है, ताकि you find it easily accessible, visible होता है when you are searching for the black box. Now black box में हम डेटा क्या रिकॉर्ड करते हैं, right? So the purpose and types of boxes, black boxes अगर हम देखें, it is mainly 2 things. एक है तुम्हारा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी कि जो भी पायलट ने आखिरी में कहा, राइट, उसके जो कॉन्वर्सेशंस है ये पूरा रिकॉर्ड होता है इस ब्लैक बॉक्स में. सो यू हैव पायलट कॉन्वर्सेशन, इंजन साउंड, ये सब हमको मिलता है.
इनके अलावा वी ऑल्सो गेट अ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी कि कितना उसका स्पीड था, व्हाट वाज द ऑल्टीट्यूड, व्हाट वाज द पिच, रोल, ये सभी जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फ्लाइट की बताता है ये इसमें रिकॉर्ड होता है इन द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिससे हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ. यू कैन रिकंस्ट्रक्ट द होल इवेंट, व्हाट मस्ट हैव हैपेंड बिफोर द क्रैश, राइट. सो यहाँ पे इट विल नॉर्मली टेक अबाउट 10 to 15 डेज पूरा डेटा को रिकवर करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए, एंड देन वी विल नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर द क्रैश. सो अगेन अ वेरी सैड न्यूज, एंड यहाँ पे वी हैव टाटा, बिकॉज एयर इंडिया इज टेकन ओवर बाय टाटा ऑल्सो. सो वी हैव सीन दैट उन्होंने 1 करोड़ यहाँ पे एज कॉम्पेंसेशन भी दिया है फॉर द विक्टिम्स के फैमिलीज को. सो लेट्स प्रे फॉर देम, राइट. लेट देम बी इन आवर थॉट्स, लेट देम बी इन आवर जब भी हम काम करते हैं, जब भी हम सोचते हैं, let us mourn in this particular case with regard to this incident, right? Let's now proceed to the next article. But before we go to the next article, I just want to also cover with regard to International Civil Aviation Organization. Okay, now International Civil Aviation Organization ये एक specialized agency है जो air sector के लिए specific, जैसे कि health के लिए we have WHO, right? Food productivity के लिए we have FAO, that's Food and Agriculture Organization. Population के लिए हमने देखा था United Nation Population Fund. तो वैसे एयर एविएशन के लिए कोई सेक्टर है? The answer is yes, and we have that is as International Civil Aviation Organization. ये ऑर्गेनाइजेशन बना था 1947 में, बट एक कन्वेंशन के थ्रू बना था, और ये जो कन्वेंशन है ये आया था 1944. इस कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन. Now this is also called as Chicago Convention. बट याद रखना इसका हेडक्वार्टर्स शिकागो में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर्स है कनाडा में, दैट इज इन मॉन्ट्रियल, कनाडा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now, why are we studying about this is because the functions it performs. ये set standards, regulations necessary for aviation safety, security, facilitation, efficiency and economic development of the air transport. तो air sector से उनकी safety क्या होना चाहिए, जो standards maintain करना है, regulate करते हैं regional, international civil aviation that we have. So this is an important body. Now अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का रैंक क्या है with regard to the aviation industry, तो हम देखते हैं इंडिया ranks third. India ranks third in the civil aviation market. तो इतना बड़ा हमारा ये मार्केट है. Can you answer which is the top country to have a good civil aviation market? मतलब इंडिया का रैंक थर्ड है, which is rank first? ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, right? Let's now proceed to the next article, and this is with regard to a very important index. Now index जब भी आते हैं, what are the important facts that you need to understand? तो पहले आपको याद रखना है जो भी इंडेक्स है, जो भी रिपोर्ट है, ये कौन पब्लिश करता है. So the first thing that you need to remember is who publishes it. Okay, you need to remember कि टॉप रैंक किस कंट्री का है, टॉप रैंक किस कंट्री का है. यू नीड टू रिमेंबर बॉटम रैंक किस कंट्री का है. ओके, एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू नो इंडियाज रैंक. ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू नीड टू रिमेंबर. फर्दर आपको ये भी पता होना चाहिए, समटाइम्स दे गिव सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, राइट. कोई इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होता है, यानी कि 3 चीजें पे ये फोकस करता है, राइट. तो समटाइम्स पैरामीटर्स पूछ भी सकते हैं, तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप कोई रिपोर्ट या इंडेक्स पढ़ते हैं. जो रिपोर्ट और इंडेक्स पब्लिश करते हैं, इफ इट इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी लाइक वर्ल्ड बैंक, यू नीड टू नो सम बेसिक्स अबाउट इट. ठीक है, सो लेट्स नाउ प्रोसीड टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट. द रिपोर्ट का नाम यहाँ पे हम देखते हैं, it is Global Gender Gap Report. Global Gender Gap Report. So basically what is it giving us, what idea do you get from this? यानी कि मेल एंड फीमेल का जो गैप है ये हमको बताता है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट. तो कौन से कंट्री में ये गैप एकदम नहीं है, बहुत कम है, वो कंट्री अच्छी है. अगर मेल और फीमेल में गैप बहुत ज्यादा है तो वो कंट्री का रैंक कम होगा, राइट. वो यानी कि वो कंट्री बॉटम पे हो सकती है. सो लेट्स नाउ सी व्हाट इज इंडियाज रैंक, व्हाट इज द गैप दैट वी हैव, लेट अस अंडरस्टैंड. तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये पब्लिश किया गया है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इट रिक्वायर्स अ कोऑपरेशन। सो ये क्या करती है, ये मीटिंग्स कंडक्ट करती है, फोरम्स कंडक्ट करती है, ताकि जो भी अकेडमिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ये साथ में आके वर्ल्ड में डेवलपमेंट लेके आ सके, राइट। सो इनका हर साल एक मीटिंग होता है इन अ प्लेस कॉल्ड Davos. Okay, Davos कहाँ पे है? Davos is in Switzerland. So every year in January is where they have the Davos agenda or the Davos meeting. ठीक है, so this is called as the annual meetings of the World Economic Forum. ये बनी थी 1971 जनवरी में ही by a German economist and a engineer जिनका नाम है Klaus Schwab. So he is the founder of the World Economic Forum and he started it in 1971. इसका जो headquarters है, it is in a place called Cologne in Geneva, Switzerland. Cologne in place called Geneva, Switzerland. Okay. So as I said, political, business, cultural, बहुत सारे leaders यहाँ पे आ जाते हैं साथ मिलकर. They discuss about the challenges about the industry and so on. Right. So ये था with regard to Davos World Economic Forum. Now let's come understand what is given in the ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। यहाँ पे जो 4 पैरामीटर्स ये डिस्कस करते हैं, ये आपको याद रखना है, विच इज इट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। सो लेट्स मेक इट वेरी इजियर। एक है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है पॉलिटिक्स में क्या है महिलाओं का रोल, महिलाओं का पार्टिसिपेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल अरेना, एंड थर्ड इन जॉब्स यानी कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। सो एक है लेबर फोर्स, एक है पॉलिटिकल केस में, एक है एजुकेशन में और हेल्थ में वुमेन और मेन का क्या डिफरेंस है, क्या गैप है, ये रिपोर्ट देखती है। Easy to remember. Let's now see what is India's rank and which are the countries that are coming in top 5. Okay. So firstly, global अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया गया है कि global gender gap close to 68%. This is the strongest annual improvement since COVID-19. तो हम गैप अगर देख रहे हैं कितना एवरेज की बात करें, इट इज अ 68% गैप. दिस इज द एवरेज, ग्लोबल एवरेज. ठीक है, कोई कंट्री का नहीं है, ग्लोबल एवरेज है. सो अगर हम चाहते हैं कि ये गैप बंद हो, कितने साल लगेंगे? यहाँ पे लगेंगे 123 ईयर्स. अगर हम करंट रेट पे अगर हम देखते हैं, इट इज गोइंग टू टेक 123 ईयर्स टू क्लोज द गैप. ओके, यानी कि मेन एंड वुमेन टू गेट इट ऑन अ इक्वल फुटिंग. Top countries that we see which are doing very well in gender gap is Iceland. और ये ताजुब की बात नहीं है, बिकॉज 16 ईयर्स के लिए, 16 कॉन्सिक्यूटिव ईयर के लिए ये हमेशा हाईएस्ट रह चुकी है. सो वेरी गुड जेंडर गैप पैरिटी दैट वी सी इन आइसलैंड. इनके अलावा वी हैव फिनलैंड, नॉर्वे, यूके एंड न्यूजीलैंड. ये 5 कंट्रीज हैं. ओके, नाउ इफ यू वांट टू सी व्हिच आर दी टॉप 10, यहाँ पे आर्टिकल में भी बताया है, यानी कि द हिंदू में ये बताया है. न्यूजीलैंड के अलावा स्वीडन, मोल्डोवा, नामीबिया, जर्मनी एंड आयरलैंड ये टॉप 10 में आते हैं. नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड इंडिया एंड हमारे नेबर्स का क्या स्कोर है. इंडिया का स्कोर यहाँ पे है 131. नाउ अगेन पिछले साल का अगर हम कंपेयर करें, यानी 2024 का अगर हम कंपेयर करें, हैव वी इम्प्रूव्ड और हैव वी गॉन बैड? द आंसर इज वी हैव गॉन बैड, बिकॉज लास्ट ईयर था हमारा रैंक 129, कंट्रीज 146 थे, अभी कंट्रीज है 148. तो यहाँ पे अगर हम एवरेज की बात करें, तो जेंडर गैप की बात करें, हमारा स्कोर है 64%. हमारा जो पैरिटी स्कोर है इट इज 64.1%. और अगर हम अपने नेबर्स के साथ यहाँ पे कंपेयर करें, वी आर वन ऑफ द लोएस्ट रैंक्ड इन साउथ एशिया, यानी हमने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है. कौन से कंट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन एशिया की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, देन बांग्लादेश हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल. इट्स द बेस्ट परफॉर्मर इन द रीजन और 24 इसका रैंक है, 24. ठीक है. नाउ अदर कंट्रीज लाइक नेपाल इज 125, श्रीलंका बस हमारे एक स्लॉट ऊपर है जिस 130 पे, भूटान इज डूइंग वेल 119 पे है, मालदीव्स इज 138.
लेकिन हमारा जो नेबर है जो हमको देखना है, यस पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ पे हमको बहुत खुशी हुई है बिकॉज पाकिस्तान इज लास्ट इन द रैंकिंग। पाकिस्तान का यहाँ पे रैंक है 148, द लास्ट, क्योंकि 148 कंट्रीज हैं, इनको रैंक मिला है द लास्ट वन 148। ओके, तो इंडिया से तो मतलब हम तो यहाँ पे खुश है कि ठीक है पाकिस्तान से ज्यादा मिला है, बट हमारा स्कोर इतना भी अच्छा नहीं है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है आपको कि यार हमारा स्कोर इतना कम क्यों है, एंड वन मेजर प्रॉब्लम विद दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल you can say the empowerment. Okay, so यहाँ पे हम देखते हैं in the current Lok Sabha how many women are there. Okay, so we have 74 out of 543 total membership है, इसमें सिर्फ 74 are women. So इससे हमको पता चलता है कि हमारा जो स्कोर है ये यहाँ पे हम अफेक्ट होते हैं, राइट। एंड देयरफॉर वी आल्सो सी, हमारा एक बिल भी हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जहां पे बताया गया है कि हम 33% वुमेन को यहाँ पे रिजर्वेशन देंगे इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। तो इससे हमारा स्कोर प्रोबेबली इंप्रूव होगा इन द ग्लोबल जेंडर गैप, राइट। सो लेट्स नाउ प्रोसीड टू अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट आर्टिकल। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इट इज विद regard to retail inflation. Okay, so let's understand what do you mean by retail inflation, what is the important things that we need to understand from this topic. Okay, तो retail inflation की बात करें या simple inflation याद रखते हैं। inflation का मतलब है increase in price level। मतलब मान लो कि ये पेन जो है आज 100 रुपए है, कल इसका पेन का जो रकम है इट इज 120 रुपीज, यानी कि ये पेन की जो रेट है ये बढ़ गई है। सो जनरल प्राइस राइज अमंग द गुड्स, इसका जब ये बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। नाउ इन्फ्लेशन क्यों होता है? इट इज बिकॉज वी सी देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड। ठीक है, डिमांड कर रहे हैं लोग, फर्दर यहाँ पे सप्लाई जो है लिमिटेड होती है, राइट। तो डिमांड ज्यादा, यानी लोगों के पास पैसे आ गए हैं तो ये डिमांड करने लगे हैं, जिसके कारण यहाँ पे गुड्स जो है ये महंगे होंगे, बिकॉज गुड्स जो है ये लिमिटेड होते हैं, गुड्स आर लिमिटेड एंड पीपल आर डिमांडिंग मोर बिकॉज दे हैव मोर मनी, राइट। सो दिस इज द केस व्हाई वी सी देयर इज अ प्राइस राइज। तो अभी हम देखते हैं क्या ये बढ़ा है, ये क्या ये कम हुआ है। अगर आप देखते हो टॉपिक बताते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू अ 6-year लो ऑफ 2.8, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो रहा है इज व्हाट दे आर सेइंग। अभी इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए? इन्फ्लेशन जो है ज्यादा भी हुआ तो भी प्रॉब्लम होता है बिकॉज चीजें महंगी होती है, राइट। बट अगर कम हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है ये ठप हो जाती है, मतलब ग्रोथ नहीं होगा, लोग डिमांड ही नहीं करते हैं, यानी कि कोई पेन्स ही नहीं बनाएगा, कोई सप्लाई नहीं करेगा बिकॉज खरीदने वाला कोई नहीं है। सो देयरफॉर वी सी इकोनॉमी के लिए बैड होता है जब इन्फ्लेशन और भी कम होता है, यानी कि ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिफ्लेशन। सो इन्फ्लेशन भी बुरा है, डिफ्लेशन भी बुरा है। तो अच्छा क्या है? अच्छा है जब बीच में होता है, यानी कि अगर 2 से 6% के बीच इन्फ्लेशन होता है देन एवरीथिंग इज फाइन, यानी कि 2% से अगर कम होता है दैट इज बैड, 6% से ज्यादा अगर महंगाई बढ़ती है, मान लो कि दिस पेन इज 100 रुपीज एंड इट इज नाउ 107, इट्स मोर देन 6%, यस दैट मीन्स इट इज बैड। बट 100 का अगर 97 भी हुआ वो भी बैड है। So something between 102 to 100 and between 98 and 106 it's absolutely fine। और अभी कितना है इन्फ्लेशन? अभी यहाँ पे हम देखते हैं it has eased to 2.8%। Okay, now when you talk about retail inflation, what are we discussing? What is retail in this? Retail यहाँ पे है with regard to the consumer level. Consumer level जो goods होता है, यानी कि जो आप food रहते हो, vegetables, right? So whatever we are using on a day-to-day basis, उसको बोलते हैं retail inflation। अब ये मेजर कौन करता है? कौन बताता है कि ये 2.8% हुआ है? कोई तो बॉडी बताएगी, राइट? Which is that body? That body is Consumer Price Index। Consumer Price Index। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें, इसको CPI कहते हैं, जो
चेक करता है द राइज in inflation, right, rise in price level in goods and services, right, goods and services में price level बताता है। कौन देता है ये रिपोर्ट? ये डेटा देता है NSO called as the National Statistical Office। National Statistical Office कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? This works under the Ministry of Statistics and Program Implementation। Ministry of Statistics and Program Implementation। A question to you, who is currently the Minister of Statistics and Program Implementation? Minister कौन है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा इन्फ्लेशन के बारे में, what should be the adequate inflation, यानी 2 से 6% के बीच में, and you normally write this as 4 plus minus 2%। हम नॉर्मली इकोनॉमिक्स में ऐसे लिखते हैं 4 प्लस, यानी कि 4 प्लस 2 6 एंड 4 माइनस 2 इज 2, यानी 2 से 6% के बीच में होना चाहिए इन्फ्लेशन, राइट। तो दिस इज दैट वी सी इट हैज फॉलन डाउन। और ये जो सीपीआई जो डेटा भी देता है ये हमको हर महीने मिलता है। सो डू यू हैव टू रिमेंबर मंथली डेटा? डू यू रिमेंबर सीपीआई? द आंसर इज नो, यू डोंट हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द डेटा बिकॉज दिस विल कीप चेंजिंग एवरी मंथ, राइट। बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, व्हाट शुड बी द एडुकेट, who gives this data, ये सब तुमको पता होना चाहिए। Clear? Let's now proceed to understanding the next article. अगला जो आर्टिकल है it is, we've already discussed this, but वापस से आज न्यूज़पेपर में आया है। So let us quickly see some important और recap करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कुछ दिन आप देखते हो, कुछ दिन आप नहीं देखते हो। So let me just discuss this with you once again. Okay? तो G7 का समिट होगा। G7 जो है it is group of 7 which consist of countries like UK, US, France, Canada, Italy, Japan and Germany। ठीक है, ये 6 कंट्रीज, 7 कंट्रीज आपको याद रखना, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ ग्रुप ऑफ 7, G7। ये कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया था 1975 में, रीजन बीइंग बिकॉज ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 में, एंड ये डेवलप्ड कंट्रीज ने सोचा क्यों ना हम साथ में मिलके डिस्कस करें जो भी चैलेंजेस हैं, ताकि ट्रेड रुकना नहीं चाहिए, ताकि कंट्रीज, हमारी कंट्रीज अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ताकि इकोनॉमी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, पैसे तो आने चाहिए, राइट। तो इसीलिए इन कंट्रीज ने ग्रुप बनाया, एंड ऑफ कोर्स अभी ये बहुत वेरी डिस्कशंस भी करते हैं, दूसरे कंट्रीज को इन्वाइट भी करते हैं, जैसे कि इंडिया को इस समिट में इन्वाइट किया है, दैट इज इन 2025। तो 2025 में ये समिट कहां पे हो रहा है? ये समिट हो रहा है कनाडा में, ऑलराइट, कनाडा में हो रहा है। एंड हु इज द प्राइम मिनिस्टर हु इन्वाइटेड इंडिया? दैट इज पीएम मार्क कार्नी। ओके, मार्क कार्नी इनका नाम है, who has invited the Canadian Prime Minister who has invited India in the summit। ओके, ये जो समिट है वी अंडरस्टैंड कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 50 years इसके पूरे हुए हैं, सो दिस कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन दैट कैन कम इन द एग्जाम। ये 51st ऐसा समिट है दैट वी सी ऑफ द G7, राइट। G7 का कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, जहां पे भी होस्ट होता है वहां पे मीटिंग होती है, जो कोई भी होस्ट होता है वहां पे वो मीटिंग होती है। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो इंसिडेंट है दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, स्पेशली हम इस मीटिंग का पार्ट होने वाले हैं आफ्टर अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट हैपेंड इन इंडिया व्हिच इज ऑपरेशन सिंदूर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल इवेंट दैट प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। कब होगा ये होगा जून 15 से लेके 17 तक, जून 15 से लेके 17 तक। ऑलराइट, सो दिस इज विद रिगार्ड टू G7। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू सेंट्रल स्कीम्स। सेंट्रल स्कीम्स को अभी रिवैल्यूएट करेंगे, उन कितना वो इफेक्टिव है वो चेक करेंगे, एक टेस्ट बनाएंगे और तभी उनको अलाउ करेंगे एक्सटेंड होना। लेट्स फर्स्ट सी व्हाट एग्जैक्टली दिस इज ऑल अबाउट। तो अगर हम देखते हैं स्कीम्स, ओके, स्कीम्स जो है 2 टाइप के होते हैं, एक है सेंट्रल स्कीम, ओके, दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और दूसरा स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम।
Now what is the difference between the two? Is there a difference? The answer is yes. Central sector 100% funding आता है by the center, whereas centrally sponsored scheme we have, it could be 50-50, it could be 70-30, it could be 60-40. किसके साथ शेयर हो रही है? ये सेंटर और स्टेट्स दोनों यहाँ पे बैठ के फंड डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे प्रपोर्शन हो सकता है कि 70% सेंटर दे रही है, 30% स्टेट दे रही है, या 60% सेंटर दे रही है, 40% स्टेट दे रही है, या 50-50 भी हो सकता है। सो दिस इज व्हेन द टू टाइप ऑफ स्कीम्स दैट वी सी। नाउ अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने बोला है कि we will allow you to extend the schemes because most of the schemes have their deadline in 2026. March 1st 2026 बहुत सारे स्कीम्स का डेडलाइन होगा, यानी ये समाप्त होंगे। तो अगर ये एक्सटेंड करना है तुमको इनका इफेक्टिवनेस चेक करना पड़ेगा। अब ये कौन चेक करेगा? राइट, दिस विल बी लाइक द थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर्स, थर्ड पार्टी एजेंसीज यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगी एंड दे विल देन से कि हाँ इसको बढ़ाना है या कम करना है। यहाँ पे नीति आयोग ने इवैल्यूएट करना स्टार्ट किया है। Okay, we know there's this organization called नीति आयोग, the think tank, right? Advise करता है गवर्नमेंट को with regard to various चीजें, with regard to cooperative federalism, competitive federalism, right? तो गवर्नमेंट के स्कीम्स के और सब ये यहाँ पे चेक कर रही है नीति आयोग। नीति आयोग के पीएम नॉट पीएम, नीति आयोग के, मुझे आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताने हैं। लेट्स सी, नीति आयोग जो है, जो इसका पूरा चेक करेगी, राइट, इसका कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। सो रिमेंबर दिस वाज क्रिएटेड इन 2015। यू हैव टू टेल मी हु इज द चेयरपर्सन। ठीक है, ये बहुत बार डिस्कस किया है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और सीईओ कौन है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस अ नंबर ऑफ टाइम्स, बट इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड यू आर नॉट अवेयर, ओके, यू हैव टू राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड यू हैव टू नो दिस बाय हार्ट। ठीक है, सो दिस इज विद रिगार्ड टू 54 सेंट्रल स्कीम्स हैं, 260 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो अभी भी अप्रूवल के लिए बचे हैं। और अगर यहाँ पे बोला है कि इनका पैसे यहाँ पे कम कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि इफेक्टिव है, कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। Let's now proceed to the next article. The next and the last article of the day is with regard to the Axiom mission. तो आपने सुना ही होगा, यहाँ पे कल के न्यूज था ये, Axiom 4 इंडियन एक्सप्रेस में आज आया है कि Axiom 4 मिशन जो था यहाँ पे डिले किया गया है, मतलब स्टॉल के बंद किया है फॉर द टाइम बी। वाई? होने वाला था ये लॉन्च कब? जून 11 को, राइट, जून 11 को at 5:30 it was supposed to launch, but it did not launch. Now what was the reason? We are going to discuss this. So first let's discuss about Axiom once again. Axiom 4 mission, ठीक है, इसके जो लॉन्च व्हीकल है इसका नाम क्या है? लॉन्च व्हीकल का नाम है Falcon 9 रॉकेट। ठीक है, दिस वाज द लॉन्च व्हीकल। इसके अंदर जो स्पेसक्राफ्ट है, ओके, इसके अंदर एक स्पेसक्राफ्ट है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है SpaceX क्रू ड्रैगन। SpaceX क्रू ड्रैगन, ठीक है। ये कहाँ से लॉन्च होने वाला था, यानी लॉन्चिंग स्टेशन क्या है इसका? इट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन कैनेडी स्पेस स्टेशन। ओके, कैनेडी स्पेस स्टेशन कहाँ पे है? ये नासा का है जो फ्लोरिडा में है, राइट। कितने लोग यहाँ पे जाने वाले थे Axiom मिशन में? 4 लोग जाने वाले थे। ओके, 4 लोग जाने वाले थे और यहाँ पे इनका टीम का नाम दिया है। यहाँ पे एक इंडियन है, वीव सीन दैट, शुभांशु शुक्ला। इनके अलावा पेगी विटसन, शी इज फ्रॉम यूएस, स्लावोज युजनांस्की फ्रॉम पोलैंड एंड तिबोर कापू फ्रॉम हंगेरी। ये 4 लोग जाने वाले थे इस पर्टिकुलर मिशन में। Axiom मिशन का मकसद क्या है? दे आर गोइंग टू सेंड 4 पीपल towards the International Space Station. International Space Station जो हमारे अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में है, हमारे अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में है, और यहाँ पे एक लेबोरेटरी जैसा मान लो जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये ISS में जाने वाले थे और इंडिया से पहली बार हम यहाँ पे हमारे एक इंडियन को भेज रहे थे ISS में। बट अफसोस की बात है, इसको हमको बंद करना पड़ा टेम्पररी, इसका फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुआ, इसका जो लॉन्च व्हीकल नहीं हो पाया। वाई?
बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लीक हुआ था। कैसा लीक? लिक्विड ऑक्सीजन जो है विच इज अ क्रायोजेनिक फ्यूल, जो फ्यूल में, लिक्विड फ्यूल में ये हो रहा था, लीक हो रहा था। तो जिसके कारण फर्स्टली एक्चुअली क्या हुआ था, वेदर वाज बैड, ओके, दैट वाज द फर्स्ट डिले। तो मौसम खराब हुआ। सेकंड क्या हुआ, यहाँ पे एक लीकेज हुआ था एंड उसके लिए यहाँ पे डिले किया है। कब तक डिले किया है, वी डोंट नो। सो व्हेन इट हैपेंस, इट विल हैपन एंड वी आर गोइंग टू कीप check on this. Till then we are going to see if any new updates that we get from this, right? तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा axiom formation के बारे में, and this is all with regard to today's news articles. I hope you have understood all of these news articles. Don't forget to watch my next video where I will be discussing 20 GK questions based on today's article. Thank you so much for watching.